चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है इनमें से केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल तीन सही है, मतलब सारे सही हैं या कोई भी सही नहीं है। पहला ऑप्शन, इट इज द एपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन पढ़ते जाओ। फॉर कैरिंग आउट स्टडीज ऑन बिल्ड प्लांट रिसोर्सेज ऑफ कंट्री। Headquartered in Kolkata, West Bengal, it does acts to conservation of critically threatened species in botanical garden। अब आपको इसमें से बताना है ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ऑल थ्री। एक बार क्वेश्चन दोबारा आप ध्यान से पढ़ लो 10 सेकंड में। तो देखो, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट हैं इसमें सही हैं, यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक एपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखना है, ठीक है। किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत वो काम करता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है उसका? कोलकाता में उसका हेडक्वार्टर है। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1890 में जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। क्या काम करता है? एक्स सिटू कंजर्वेशन करता है क्रिटिकली थ्रेटन्ड स्पीसीज इन बॉटनिकल गार्डन। एक और काम करता है ये, एक और काम करता है। वो काम ये करता है, ये पब्लिश करता है, एक रिपोर्ट को पब्लिश करता है। पब्लिश क्या करता है ये? नेशनल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट फ्लोराज जो है, नेशनल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट फ्लोराज जो है उनको पब्लिश करता है, ठीक है। ये तीन काम थे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कोई भी क्वेश्चन आ जाए बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे, देखो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है, एपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ? 1890 में एस्टेब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में हेडक्वार्टर है। एक्स टू कंजर्वेशन करता है। एक्स टू, ध्यान रखना है, एक्स टू, इन सिटू आ जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा बॉटनिकल गार्डन एक एक्स टू इन सिटू कंजर्वेशन होता है। एक्स टू कंजर्वेशन मतलब जैसे मान लो आपका एक हाथी है, वो फॉरेस्ट में जिंदा नहीं रह पाता, आप उसे जू में ले आए, तो जू क्या हो जाएगा? एक्स टू कंजर्वेशन, यानी कि आप उससे जो स्पीसीज है उसके हैबिटेट्स उससे बाहर लाके जो है कंजर्व करना है, वो एक्स टू होता है। इन सिटू वहीं कमी, जैसे नेशनल पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, ये सारे इन सिटू कंजर्वेशन है, ये एक अंतर होता है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन इतना ही काफी था। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल बर्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया एज मैंडेटेड बाय यूनेस्को। यूनेस्को को आपको पता होगा कुछ साइट्स देता है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क, केवलदेव नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे? दुनियादारी को पता है असम में, दुनिया को पता है असम में, तो मैं नहीं पता क्या? केवलदेव नेशनल पार्क कहाँ पे? दुनिया को पता है राजस्थान में है। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे? ऑल इंडिया जानता है, वेस्ट बंगाल में है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ पे? भाई ये तो सबको ही पता है कि उत्तराखंड में है, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक और चीज़ बता दूँ, हम एनवायरनमेंट का टेस्ट नंबर 18 डिस्कस करते हैं, विजन आईएएस का। विजन आईएएस का एनवायरनमेंट का टेस्ट है और इसका जो नंबर है वो 18 है। इसका जो सिलेबस है वो पूरा एनवायरनमेंट जो है वो इसका सिलेबस होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं हम, है ना, डाउट में नहीं रहने का। हाँ जी, तो दूसरा बताओ, कौन सी बर्ड हेरिटेज साइट है जो यूनेस्को द्वारा मैंडेटेड है? क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, बहुत देर पढ़ लिया आपने। तो जो इसका आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है, यानी कि 1 2 3 4 जो चारों हैं वो यूनेस्को बर्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। काजीरंगा भी, केवलदेव भी, सुंदरबन भी। थोड़ा सा सॉल्यूशन दिखा देता हूँ इसका, अगर आपको कुछ याद हो जाए तो। ये कुछ नेचुरल साइट के यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, ठीक है। काजीरंगा सबको पता है, असम केवलदेव, राजस्थान मानस, असम नंदा देवी, उत्तराखंड, है ना। वैली ऑफ फ्लावर सुंदर नेशनल पार्क जो है वो वेस्ट बंगाल में, वेस्टर्न घाट में ही है। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो भी नेचुरल एज वेल एज कल्चरल बर्ड हेरिटेज साइट है, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे बहुत सारी है, सॉल्यूशन जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। अगर आप उस चैनल को ज्वाइन करोगे तो आपको ये PDF वहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन खत्म हुआ, इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी बेटा, हो जा लाला। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। एट प्रेजेंट नो वेयर हाउसमैन शैल इश्यू एनी नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट इन फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म का मतलब पेपर, जो आप पेपर पे लिखते हो ना, पेज पे। एंड इलेक्ट्रॉनिक NWR हैज ए टाइम वैलिडिटी दैट इज कोटर्मिनस विद सेल्फ लाइफ ऑफ कमोडिटी और विथड्रॉल ऑफ कमोडिटी फुल्ली फ्रॉम द वेयर हाउस। तीसरा, NWR once entered with a transaction such as pledge or transfer
कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली यूज्ड फॉर अदर पर्पज। अब देखो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत नया है, क्वेश्चन देख कर डर गए जैसे मैं डरा था पहली बार, है ना, मैं भी तो डरा होऊंगा ना। अब इसमें आपको ट्रिक लगानी है, ट्रिक मतलब ट्रिक इन द सेंस क्या होता है, मतलब कॉमन सेंस लगाना है। पहला क्वेश्चन देखो, एट प्रेजेंट नो वेयर हाउस सेल इशू एनी नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट इन फिजिकल फॉर्म। हो सकता है ना, आप इसमें एक्सट्रीम मत जाना कि भाई नो वेयर हाउस में ऐसा हो सकता है फिजिकल ना हो, फिजिकल हो एक दो तो दे देगा, नहीं है ना। डिजिटल इंडिया में थोड़ा सा डिजिटल की तरफ अपना रुख करना देखो, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट मान के चलो, अभी तुम डाउट में हो उसमें, है ना, अभी तुम डाउट में हो, मान ली मैंने, हालांकि मैं बता देता हूं ये सही है ना, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देखो कि एन इलेक्ट्रॉनिक ईड एनडब्ल्यूआर हैज ए टाइम वैलिडिटी। अब ध्यान से देखो इसे, टाइम वैलिडिटी दैट इज कोटर्मिनस। जैसे मान लो मैंने आज एक ई एनडब्ल्यूआर जो है वो जारी कर दिया, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद सेल्फ लाइफ ऑफ द कम्युनिटी। जैसे ई एनडब्ल्यूआर मैंने आज किया च्यवनप्राश के लिए, च्यवनप्राश, डाबर च्यवनप्राश जो आता है ना ऐड, च्यवनप्राश के लिए वैलिडिटी कितनी है उसकी, 2024 लास्ट। या तो विड्रॉल ऑफ कम्युनिटी फुल्ली फ्रॉम वेयर हाउस। अब मैंने एक वेयर हाउस में रखा है, या तो भाई इसकी सेल्फ लाइफ खत्म हो जाए, मान लो 2025 में क्या करेगा पब्लिक, इसका कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नॉन वेयर हाउस रिसिप्ट इसका कुछ नहीं कर पाएंगे, या फिर ये वहां से चली जाए, जब वहां से चली गई तो बात ही खत्म हो गई। तो ये स्टेटमेंट देखने में तो सही लग रहा है, सही लग रहा है ना, कोई दिक्कत है इसमें। ई एनडब्ल्यूआर वंस एंटर्ड विद ट्रांजैक्शन सच एज ए प्लेज और ट्रांसफर कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पज। अगर मैं आपको एक रसीद दे दूं कि भाई हाँ तुमने मुझे इतने पैसे दिए हैं, तुम उस रसीद का कुछ और यूज कर सकते हो क्या, कि भाई मेरा सामान यहाँ पे है ना, आप उस रसीद का कुछ और भी यूज कर ले जाओगे क्या, नहीं करके ले जाओगे ना। तो ये भी स्टेटमेंट सही लग रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा 75-25 तो पहुंच गए, ठीक है, कि हाँ भाई इसमें डाउट है, बस पहले वाले ऑप्शन में इसमें डाउट है, बाकी तो सब सही है। इसे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है ना, देखो एक मिनट, ये मिट गया, ठीक है। अब हम इसमें डाउट है कि भाई कौन सा सही होना चाहिए, कौन सा सही नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो है ऑप्शन एक बार देख लो क्वेश्चन ध्यान से दोबारा से, ठीक है, क्वेश्चन जो है वो दोबारा से देख लो। ये देखो क्वेश्चन एक, प्लाजो दिल होंगे, चलो बाहर बिक रहे हैं यार। क्वेश्चन देख लिया है ना। अब देखो इसमें जो ऑप्शन है वो सी जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि इसमें सारे, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। कोई भी नेगोशिएबल अभी याद हो जाएगा यार, है ना। एक अगर इसमें मैं तुम्हें कुछ बता दूं बस, तो एक चीज ध्यान रखना है, जो वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, जो वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, ये किसके अंदर, ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड के अंतर्गत काम करती है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करती है। ये चीज अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे चलते हैं, ऐसे कर लिया करो क्या ऐसे, चलो। क्वेश्चन नंबर 4, द कंसेप्ट ऑफ एज इफेक्ट इन इकोलॉजी इज बेस्ट डिफाइंड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। एज इफेक्ट क्या होता है आपको पता होगा, पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इकोसिस्टम, चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड स्पीसीज कंपोजिशन इन इकोटोन्स, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इन हाइब्रिड जोन, इट इज द रोल प्लेड बाय कीस्टोन स्पीसीज इन कम्युनिटी डायनेमिक्स। अगर आपने एज इफेक्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भाई इसमें से कुछ ऑप्शंस तो बड़े आराम से एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे पहला ऑप्शन एज इफेक्ट का लेना देना होता है, लेकिन ये एज इफेक्ट नहीं होता। चौथा ऑप्शन कीस्टोन स्पीसीज का तो कोई लेना देना नहीं है। डाउट किस में आएगा आपको, दूसरे में और तीसरे में, अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो। डाउट क्या आएगा आपका कि भाई दूसरे तीसरे में भी क्या डाउट आएगा कि ये जो है चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन एंड स्पीसीज कंपोजिशन इकोटोन है, या फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इन हाइब्रिड जोन है। अगर किसी ने एज इफेक्ट पढ़ा है तो उसको पता है कि इकोटोन में होता है। एज इफेक्ट कहाँ पे होता है, इकोटोन में। मैं बता दूं एज इफेक्ट एक बार क्या होता है हल्का सा। एज इफेक्ट ये होता है कि मान लो ये यहाँ पे ग्रासलैंड है, ठीक है, और ये यहाँ पे बॉर्डर है, ये यहाँ पे बॉर्डर है ना। ये अब यहाँ से कुछ स्पीसीज ऐसी होंगी इस वाले एरिया में, जो बीच वाला एरिया है, जिसमें कुछ नई स्पीसीज होंगी, एनवायरमेंटल कंडीशन अलग होगी, स्पीसीज कंपोजिशन अलग होगा। तो ये जो बीच वाला एरिया है इसे बोलते हैं इकोटोन, इसे बोलते हैं इकोटोन। इसे क्या बोलते हैं, जहां पे दो इकोसिस्टम कंबाइन कर रहे हो उसे हम इकोटोन बोलते हैं। और जो इकोटोन में इफेक्ट होता है चेंज ऑफ स्पीसीज, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, उसे हम एज इफेक्ट बोलते हैं। सीधा सीधा कंसेप्ट ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
फूड सेफ्टी एंड, ये क्वेश्चन पांचवा, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गिव फूड एनिमल टैग टू एनिमल। पता नहीं है यार, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, पता नहीं है देता है कि नहीं देता, लेकिन फूड सेफ्टी है तो फूड एनिमल कुछ कुछ तो रिलेशन लग रहा है। FSSAI इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एंड कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये धांसू क्वेश्चन है, अब इसमें दिमाग लगा लोगे तुम थोड़ा सा कि किसके अंतर्गत आता है किसके अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। द मिथुन, दिखा देता हूँ इसे एक बार, है ना, द मिथुन, तीसरा ऑप्शन देखो, एंड इंडियन बाइसन फ्रॉम महाराष्ट्र गॉट द फूड एनिमल टैग रिसेंटली। अब देखो फूड सेफ्टी क्या काम कर सकती है, फूड एनिमल का टैग दे सकती है कि हाँ भाई इस एनिमल का फूड की तरह यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ये FSSAI का काम होता है। आपने देखा होगा ना, जब घी का डिब्बा लिया होगा FSSAI रजिस्टर्ड कंपनी, है ना, देखा होगा आपने, वो फूड एनिमल है ना, तो मतलब है तो नहीं, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें हम देख सकते हैं कि हाँ भाई जैसे इसका मीट आप खा सकते हो नहीं खा सकते, चिकन खा सकते हो नहीं खा सकते, वो सारे फूड एनिमल टैग आ जाते हैं। बात यह है कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता होगा। अब फूड है, फूड का रिलेशन किससे है, आपकी हेल्थ से, फूड का रिलेशन किससे, आपकी हेल्थ से। किसके अंतर्गत आना चाहिए, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, यानी हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तीसरा द मिथुन एंड इंडियन बाइसन, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, ये सही है। मिथुन क्या है मैं बता दूंगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ओनली 2। बात कर लेते हैं मिथुन क्या है। हमने तो मिथुन बस एक ही पढ़ी है, राशि, है ना, हिंदी में जो जो लोग जानते हैं मिथुन एक राशि पढ़ी है सबने, ठीक है। तो मिथुन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, जो मिथुन है वो नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। वो कहाँ मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में। सॉरी ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें महाराष्ट्र लिखा था ना, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, है ना, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, ठीक है। महाराष्ट्र में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट के अलावा और बात करूं आपसे फिर इसमें कुछ कुछ, तो एक इंडियन गौल आपने प्रजाति सुनी होगी, इंडियन गौल, इंडियन गौल, उसका ये डिसेंडेंट है, यानी कि उसका ये डिसेंडेंट है, ठीक है। और कैटल ऑफ माउंटेन बोला जाता है इसे, नॉर्थ ईस्ट में मिलता है तो इसे कैटल ऑफ माउंटेन भी बोलता है, कैटल ऑफ माउंटेन। जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो समझ जाएंगे कि भाई उनके यहाँ तो ये भर भर के मिलता है ना, उनके यहाँ तो ये भर भर के मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब मिथुन आपको याद रहेगा, जिंदगी भर राशि बोली थी, राशि कहाँ मिली, नॉर्थ ईस्ट में मिली। कैटल ऑफ माउंटेन बोलिया, इंडियन गौल का डिसेंडेंट बोला, FSSAI जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत है। ये सारी चीजें अपने को याद रहेगी। और FSSAI जो है FSSAI एक्ट के अंतर्गत एस्टेब्लिश हुआ था 2006 में, ठीक है जी। फूड एनिमल, फूड डिक्लेयर टैग तो डिक्लेयर कर ही सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लेमरू, चिरांगरिपू, सिंगफान कहां पे हैं ये सारे, एलिफेंट कॉरिडोर दे रखे हैं, ठीक है। अब ये अपने पता नहीं, लेमरू तो यार छत्तीसगढ़ मुझे सही लगा, है ना, पता है मुझे, ठीक है। डाउट किसमें है मुझे, चिरांगरिपू और सिंगफान, ये दोनों मुझे थोड़े से गलत लग रहे हैं, ये दोनों मुझे थोड़े से गलत लग रहे हैं। क्यों गलत लग रहे हैं, क्योंकि चिरांगरिपू जो है वो असम वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करता है, चिरांगरिपू जो है वो असम वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करता है। और जो सिंगफान है वो नागालैंड में है, जो सिंगफान है वो नागालैंड में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ओनली 1, एलिफेंट रिजर्व है ये। दोबारा बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन मैंने आपको बहुत डिटेल में मिल जाएगा, सॉल्यूशन चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, बाकी तो फिर क्या ही है इस दुनिया में, ठीक है ना। वहां पे बहुत सारे डिटेल में देखो, जैसे इसमें है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये 3 4 5 6 देखो कितने सारे दे रखे हैं, मतलब तीनों दे दिए इसने। अब इसमें जैसे रिपू चिरांग कंजर्वेशन लिंक है किसके बीच में, बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल, फिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भूटान, रॉयल मानस नेशनल पार्क भूटान, मानस नेशनल पार्क असम इंडिया, ये सारी चीजें आपको याद हो जाएगी वहां से, है ना। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ, बाकी तो मैं दुनिया में कुछ कहने ही नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विद रेफरेंस टू पिंक ब्लूम कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज, इट इज एन इन्वेसिव एलियन प्लांट स्पीसीज फ्रॉम इंडोनेशिया। अब देखो हमको ना पिंक ब्लू हमने कहीं पढ़ा था करंट अफेयर में, अब हम कॉमन सेंस क्या लगाएंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे का। इट इज पोजिंग सीरियस बायोडाइवर्सिटी थ्रेट इन कोल वेटलैंड इन केरला, इंपोर्टेंट रामसर साइट, ब्राउट इन इंडिया एंड एक्वेरियम प्लांट एंड एस्केप टू द वाइल्ड। मेरा कॉमन सेंस क्या कर रहा था जब मैंने पहली बार ये क्वेश्चन देखा, मुझे ये तो पता था कि इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है, मैंने कहा ये तो बात सही है। फ्रॉम इंडोनेशिया, मुझे था इसमें डाउट कि इंडोनेशिया की है कि नहीं है, इंडोनेशिया कहीं पड़ा, देखने में पहली बार में सही सही लगता है स्टेटमेंट, तुम्हें भी सही लगा होगा, सही है ना, लेकिन स्टेटमेंट सही नहीं है, रीजन बताऊंगा अभी क्यों।
दूसरा, अगर इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है ये तो मैं पता पड़ गया, तो ये तो पक्का है कि ये सीरियस बायोडाइवर्सिटी थ्रेट कर रहा होगा, है ना। कहाँ पे? कोल वेटलैंड केरला में, इंपोर्टेंट रामसर साइट है ये, चलो हमने मान लिया। दूसरा ऑप्शन जो है वो भी क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन जो है वो भी सही हो जाएगा। तीसरा, ब्राउट इन इंडिया एज एन एक्वेरियम प्लांट एंड एस्केप टू द बिल्ड, सही बात है ना, इंडिया में लाया गया एज एन एक्वेरियम एंड एस्केप टू द बिल्ड। ऐसे ही होता है ना, इनविजिबल एलियन स्पीसीज का क्या मतलब होता है, कोई स्पीसीज किसी बाहर देश से आई है, कहीं से और से आई है, जो उसकी नेचुरल हैबिटेट नहीं थी, और यहाँ पे आके उसने कब्जा कर लिया, और यहाँ पे आके कब्जा करके फिर चीजों को बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो ये लाई कहाँ है, कहाँ से गई फिर, पिंक ब्लूम लाया कहाँ से गया, बात तो ये आ जाएगी ना। तो ये सब सेंट्रल और साउथ अमेरिका में नेचुरली फाइंड आउट होती है, वहां से लेके आए थे, सेंट्रल या साउथ अमेरिका में, ठीक है, एज एन प्लांट लेके आए थे। कॉम्बोआ फलकटा इसका नाम है, लिख देता हूं एक बार, कॉम्बोआ फलकटा, है ना, याद हो जाए तो कभी मान लो यूपीएससी आपसे दुश्मनी निकाले पिछले जन्म की, कॉम्बोआ फलकटा, ठीक है, ये चीज अपने को याद हो जाएगी, ठीक है। और कोल वेटलैंड के बारे में बात कर लेते हैं, केरला है, रामसर साइट है, पिंक ब्लूम से अफेक्टेड है, ये तो पढ़ ही लिया तुमने, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे कुछ याद करना ही नहीं है, बाकी एक याद कर लेना कि ब्रैकिस वाटर जो है यहाँ पे मिलता है, ब्रैकिस वाटर जो है वो यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और ह्यूमिड ट्रॉपिकल वेटलैंड जो है ये है ना। सातवां क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है। नेचर 2030 ए यूनियन इन एक्शन इज ए प्रोजेक्ट ऑफ, यार रट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत चल रहा है ना न्यूज में। और नेचर 2030, ठीक है, ए यूनियन इन एक्शन, तो ये किसका प्रोजेक्ट है ना। तो ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का प्रोजेक्ट है, पता है तो ठीक है, नहीं पता तो भी याद कर लो। नेचर 2030 IUCN का एक कंसेप्ट है, IUCN का एक प्रोग्राम है, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं करना, ठीक है। 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मजेदार क्वेश्चन है, हैव जुरिस्डिक्शन ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज और नगरपालिका फॉरेस्ट। अब इसमें से आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आपने पढ़े हो, तो रिजर्व फॉरेस्ट वो होता है जिसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती, ठीक है। और रिजर्व फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर कर देती है, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का भी कंसेप्ट सेम है, लेकिन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होते हैं, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा सा अधिकार है कि वो लाइसेंस वाइसेंस दे के कुछ ना कुछ कर सकती है। लेकिन ये जो विलेज फॉरेस्ट होते हैं, विलेज फॉरेस्ट या कम्युनिटी फॉरेस्ट या नगर पालिका फॉरेस्ट, इन पे स्टेट का कोई अधिकार नहीं होता। ये विलेज जो है अपने लेवल पे इसे रिजर्व करते हैं, अपने लेवल पे इसे रिजर्व करते हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए इसमें, कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए इसमें, खाली पहला रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी कि ए ऑप्शन जो है 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ध्यान रखना इस चीज को, किस में आता है। अच्छा मैं एक और चीज बता दूं, पता है गलती क्या है, अभी तो हमने पढ़ लिया रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट दे रखा है 1927। मान लो पेपर में ये रिपीट क्वेश्चन कर दिया कि रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से एक्ट के अंतर्गत है, दे रखा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1986, या कुछ भी मान लो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, है ना, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, उसमें ध्यान रखना है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी, 18 मिनट हो गए, एक क्वेश्चन पे 2 मिनट, कोई नहीं। Consider the following statement: sharing similar resources, competing for similar resources, interbreeding and reproduction. How many of the above are distinguished feature of a population in ecology? क्या करते हैं population एक ecology में, बताओ क्या करते हैं भाई। सिमिलर रिसोर्सेज शेयर करते हो नहीं करते, एक स्कूल में पढ़ते हो नहीं पढ़ते, एक कुएं से पानी पिया नहीं पिया, एक पेड़ से फल तोड़े नहीं तोड़े। कंपीटिंग फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, लड़ाई भी करते हो ना, है ना, खेल खेल में कट्टा चला 2 मदे, ठीक है, तो वो भी कंपीटिंग फॉर सिमिलर रिसोर्सेज। इंटरब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन, ये तो तुम्हारा मेन काम है ना, इसके बिना तो तुम रह नहीं पाते कभी कभी, है ना। तो सादे ऑप्शन सही है, ओनली 3, जनरल सेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस, अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सरल है, ये वाला क्वेश्चन जो बहुत सरल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हल्का सा, मेरे जैसा जितना मुझ में है। चलो, तो दिस aquatic ecosystem is characterized by its low salt content and is often found in ponds,
लेक्स, बॉक्स एंड स्वैम्प। पॉन्ड, लेक्स, बॉक्स एंड स्वैम्प, पहला कीवर्ड। दूसरा, एक्सपीरियंस डायurnal एंड सीजनल वेरिएशंस इन टेम्परेचर एंड हैज डिस्टिंक्ट जोन including the lamnitic zone with shallow water and profoundal zone at bottom. Which of the following aquatic ecosystem is best described by the above program? कोरल द्वीप आपने सुना है ना कि आपके तालाब में हुई कोरल द्वीप, है ना। अब आपके तालाब में बनेगी पॉलिप्स, आपके तालाब में है कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं सुना होगा। मैंग्रोव स्वैम्प में आपने ये चीज सुनी है क्या? मैंग्रोव स्वैम्प में आपने ये चीज सुनी है क्या? आपके मैंग्रोव उगेंगे अब आपकी लेक में, है ना। सुना है क्या? नहीं सुना होगा, ठीक है। मैराइन इकोसिस्टम सुना है कि आपने? अपने पॉन्ड को, अपने तालाब को बोल दो ये है मेरा मैराइन इकोसिस्टम, समुद्र आ गया मेरे तालाब में, है ना। नहीं सुना। ये सारी चीजें कहाँ मिल सकती हैं आपको? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। रीजन, पॉन्ड फ्रेश हो सकता है, लेक फ्रेश हो सकती है, स्वैम्प फ्रेश वाटर से जा सकते हैं, नदी जा रही है वो भी तो स्वैम्प बना सकती है, ठीक है। डायurnal सीजनल वेरिएशन टेम्परेचर मिल सकते हैं, ये सारी चीजें मिल सकती हैं। तो आंसर क्या होगा? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। करना क्या था यहाँ? बस कॉमन सेंस लगाना था, जो हम कभी कभी नहीं लगाते।